नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रूम पर। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बाल विकास जो यूनिट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा राजस्थान में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा की अति महत्वपूर्ण यूनिट है, पहली यूनिट सिलेबस की, जो बाल विकास से संबंधित है, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, उन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान विषय को जो है अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम लगभग सभी शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। और लगभग मेरे ख्याल से 12 से 13 वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत। शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, 15 तक वीडियो अपलोड हो गए हैं। ये 16वां वीडियो लेक्चर है मेरे इस ख्याल से। तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें, ताकि एक शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास के अंतर्गत जो है आपकी एक समझ जो है अच्छे से डेवलप हो जाए। क्योंकि देखिए, किताबें बहुत सारी है पढ़ने के लिए, नोट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। वर्तमान समय में मटेरियल की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा मटेरियल हमें उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी उपलब्ध है। लेकिन बस कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, कि इतने मटेरियल को हम पढ़े कैसे, और इतना मटेरियल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने। बाजार के अंदर बहुत सारी किताबें शिक्षा मनोविज्ञान की आ रही है, कुछ में गलतियाँ भी है, काफ़ी किसी में काफ़ी गलतियाँ मिलती है हमें। तो थोड़ी बहुत तो देखो गलती होती है, मानवीय भूल है, हो जाती है, तो उसको हमें क्या है, इग्नोर करना है। किताब आप कोई भी लाएँ, सभी किताबें अच्छी होती है। हर राइटर ये चाहता है कि वो किताब जब लिखे तो लगभग पूरे सिलेबस को कवर करे। हाँ, ये बात और है कि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली हमारी ऐसी है और पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, कठिनाई स्तर को बढ़ा दिया गया है। तो कई बार क्या है कि एक किताब में से सभी चीज़ें आ नहीं पाती है, तो हमें 2 से 3 किताबों का अध्ययन करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जो अपन बाल्यावस्था या बाल विकास जो हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं रीट की, उसी में आज हम बाल्यावस्था का अध्ययन करने वाले हैं। शैशवावस्था, गर्भावस्था हम पढ़ चुके हैं, विकास की 2 अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद विकास के हमने कुछ सिद्धांत भी पढ़े थे, उनका भी अच्छे से जो है अध्ययन कर चुके हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा बाल्यावस्था को लेकर के रहेगा। तो मेरे सभी नए व्यूवर्स जो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान के सफर में। आज बाल्यावस्था में विकास, कि बाल्यावस्था में बालक का विकास किस तरह से होता है, इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत जो है बाल्यावस्था की जो आयु है, जो आयु सीमा मानी गई है बालक की, वो लगभग 5-6 वर्ष से 12-13 वर्ष तक मानी गई है। 5-6 साल से लेकर 12-13 साल का जो बालक है, उसकी जो अवस्था है वो हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो देखिए, बाल्यावस्था के बहुत से नाम हैं और कई बार इन नामों से ही जो है विद्यार्थियों सीधे-सीधे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि ये जो नाम है ये किस अवस्था का सूचक है, या ये नाम किस अवस्था की सूचना हमें दे रहा है, इस नाम से कौन-सी अवस्था जुड़ी हुई है। तो कुछ विशेषताएँ भी इसमें आ जाएगी और इस अवस्था से संबंधित जो नाम है वो भी अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है? तो गर्मी पड़ने लग गई है, सर्दियाँ नहीं रही है, तो फैन भी चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा-सा वीडियो में आपको साउंड में डिस्टर्बेंस हो। हालाँकि मैंने इसमें माइक जो है वो ऑन कर लिया है, जो नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर्स होता है वो मैंने ऑन कर रखा है। तो आई होप साउंड अच्छे से आ रहा होगा, आपको वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। अ, अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आप। अब क्या करें, गर्मी में तो पंखा चलाना ही पड़ेगा भई, बिना पंखे के तो बैठ नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न नामों की हम बात कर रहे हैं कि बाल्यावस्था के विभिन्न नाम क्या-क्या हैं, किन नामों से बाल्यावस्था को पुकारा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है जीवन का अनोखा काल। अनोखा काल इसको कहते हैं। अनोखा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक बिल्कुल इसमें अलग तरह का आचरण व्यक्त करता है। आपने देखा होगा कि इस बाल्यावस्था का जो समय है लगभग 5-6 8 वर्ष के जो बालक होते हैं, उनको औरों से कोई मतलब नहीं होता है। वो टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो उसमें मगन हो रखे हैं। उनको कार्टून देखना है, टीवी देखनी है। वो अगर कोई खेल खेल रहे हैं, तो उस खेल में पूरी तरह से मगन रहते हैं। गली के अंदर विचरण करते हुए मिलेंगे आपको इस अवस्था के बालक, बाल्यावस्था के, जो गलियों के अंदर कोई उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन बस उनको घूमना है, फिरना है, उनको सर्च करना है, देखना है, उनको हर चीज़ को जानने की उनमें इच्छा जागृत रहती है। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसको हम अनोखी अवस्था कहते हैं। कॉल और ब्रुस नाम के मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने जीवन का अनोखा काल कहा है किसे? बाल्यावस्था को। तो अनोखा काल इसीलिए कहा है क्योंकि यह एक अनूठी विशेषता अपने आप में लेकर आती है। एक बालक के अंदर एक अलग तरह की विशेषता दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि बच्चे इस उम्र के अंदर जो है साइकिल या फिर इस तरह की जो दुपहिया वाहन है, उनको भी चलाने का प्रयास करते हैं इस अवस्था के अंदर। तो कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी सीख लूँ। आपने भी हो सकता है बाल्यावस्था के अंदर साइकिल सीखी हो, तो बहुत बार आप गिरे होंगे, लेकिन आपके अंदर वो जुनून होगा, एक जोश होगा कि नहीं, मुझे तो साइकिल चलाना सीखना ही है। चाहे कितनी बारी घुटने टूटे हों, घुटने फूट गए हों, है ना? मारवाड़ी में क्या, गोड्डा फूट गया, तो कितना ही गोड्डा फूटो चाहे,
साइकिल चलानी सीखनी है कैसे भी करके। तो मुझे ये बात बता रहा हूँ तो मुझे अपना भी थोड़ा याद आ रहा है, बाल्यावस्था के अंदर मैंने किस तरह साइकिल सीखी थी। शरीर के बहुत से अंगों को चोटिल किया था और जगह-जगह दर्द हुआ था, मतलब बहुत बहुत बुरी स्थिति हुई थी सीखते समय। तो इसीलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहा है, क्योंकि ये एक अलग तरह का समय होता है। इसमें कोई चिंता-फ़िक्र नहीं होती बालक को, कोई घर-परिवार से, रुपए-पैसे से, आर्थिक रूप से और उसे कोई लेना-देना नहीं है। कहाँ से इनकम हो रही है, कितनी आ रही है, स्थिति क्या है घर की, कोई लेना-देना नहीं है। अनोखा जीवन है, बस आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, घूमना है, फिरना है, आनंद लेना है बस, है ना? तो इस अवस्था में आपको बालक अधिकतर जो है गलियों में, टोली के अंदर, समूह में रहते हुए आपको दिखाई देंगे और साथ ही जो है चीज़ों को एकत्र करने की भी जो है एक विशेषता इस काल में हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए इसको कॉल एंड ब्रुस ने जीवन का अनोखा काल कहा है। ठीक है भई? चलिए आगे देखिए। अगली विशेषता है मिथ्या परिपक्वता का काल। अब मिथ्या परिपक्वता क्या होती है? मिथ्या, मिथ्या का मतलब है झूठ, है ना? मिथ्या का तात्पर्य है झूठ और परिपक्वता का मतलब है मैच्योरिटी, यानी कि इस अवस्था में बालक पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है ना? वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, वो मूर्त चिंतन कर पा रहा है। मूर्त चिंतन का मतलब है कि वो उसके जो सामने चीज़ें हैं, उन्हें वो देख पा रहा है, उन्हें वो समझ पा रहा है, लेकिन वैचारिक रूप से जो चीज़ें हैं, उनके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। बालक को मूल्यों का ज्ञान नहीं है, मूल्य, सत्य, अहिंसा, है ना? चोरी नहीं करना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, इस तरह के जो मूल्य है बालक के अंदर, उनका धीरे-धीरे विकास होना शुरू होता है। लेकिन उसे उसे इन चीज़ों का वैचारिक रूप से कोई ज्ञान नहीं होता है, ठीक है? उसके तो जो सामने उसे दिखाई दे रहा है, बस उसी को वो सही मानता है। तो इसे मिथ्या परिपक्वता इसलिए कहते हैं कि बालक अपने आप में बहुत होशियार बनने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर के अंदर इस उम्र के अगर बालक हैं, 6 वर्ष से 12-13 वर्ष के, तो आपने देखा होगा वो अपने आप को नेता समझते हैं। वो किसी से कम नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब बड़े हो गए हैं। अब वो बड़े हो गए हैं, उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान है और वो हर कार्य कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस फुल होता है इस अवस्था के अंदर। आपने ये चीज़ भी देखी होगी, नोटिस की होगी बच्चों के अंदर, बाल्यावस्था वालों में, कि अपने आप को परिपक्व मानते हैं, अपने आप को मैच्योर मानते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, वो सब कुछ कर सकते हैं। जो एक बड़ा कर सकता है, वही काम वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस ऐज को, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा गया है, क्योंकि उन्हें मिथ्या रहती है, उन्हें वो भ्रम में रहते हैं बालक कि हम जो है बड़े हो गए हैं और हम पूर्ण रूप से मैच्योर है, अब हम सही गलत का डिसीज़न ले सकते हैं। ऐसा उन्हें लगता है बाल्यावस्था के बालकों को। इसीलिए इसको मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। आगे देखिए छद्म परिपक्वता। छद्म परिपक्वता और मिथ्या परिपक्वता एक ही चीज़ है ना? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। छद्म परिपक्वता का मतलब यही है कि उन्हें जो है क्या रहता है, उन्हें भ्रम रहता है। वो भ्रम में जीते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है, हम किसी कार्य के लिए डिसीज़न ले सकते हैं, हम हर उस कार्य को कर सकते हैं जिसे कोई बड़ा कर सकता है। तो हालाँकि वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा भ्रम हो रहा है, उन्हें ऐसा मतलब उन्हें इस तरह की भ्रांति हो रही है कि हम उस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए इसको छद्म परिपक्वता काल भी कहते हैं। आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चे अधिकतर अपनी मम्मियों को कहते हैं कि चाय मैं बनाऊँगा या चाय मैं बनाऊँगी। हालाँकि उन्हें आती नहीं है बनानी, वो धीरे-धीरे सीख लेते हैं देख-देख करके अपने माता-पिता को, अपने बड़े भाई-बहनों को, लेकिन फिर भी वो ऐसा शो करते हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम चाय बना सकते हैं, हम खाना बना सकते हैं, मेरे को रोटी बनानी आती है, मेरे को सब्ज़ी बनानी आती है, मैं तो अपनी मम्मी के साथ रोटी बनाता हूँ या बनाती हूँ। तो ये सब क्या है? ये छद्म परिपक्वता है, यानी कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, हम हर कार्य को कर सकते हैं, लेकिन वो करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं होते हैं, इसीलिए इसे छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है। आगे देखिए, खेलों की अवस्था, ये तो मैंने बात कर ली आपसे कि इस अवस्था के अंदर बालक खेलता बहुत है, भ्रमणशील प्रवृत्ति होती है, हर वक़्त भ्रमण करता रहता है, घूमने की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था के बालक अधिकतर ये कोशिश करते हैं कि हम बाहर जाएँ, लगभग घर से बाहर रहता है इस अवस्था में। आपने भी जब बाल्यावस्था में रहे होंगे तो सोचो, आप ज़रा आप विचार करो कि उस अवस्था के अंदर आपने जो है घर से लगभग आप बाहर ही रहते थे। आपको ऐसा लगता था कि हम घर में नहीं रहे, हमें पतंग लूटनी है, पतंग उड़ानी है तो घर से बाहर, दोस्तों के अंदर। हमें अगर कंची खेलनी है, वो काँच की गोलियाँ, तो भी बाहर। हमें अगर वो फ़ोटो ताश खेलनी है तो भी घर से बाहर, है ना? ये पुराने टाइम के, हमारे ज़माने के खेल हैं। अब तो आप कहाँ, ये सब बच्चे कहाँ खेलते हैं। बच्चों को घर से बाहर घर वाले निकलने नहीं देते हैं। बच्चे घर में ही रहते हैं, टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल आ गया है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये इस दुश्मन ने जो है जीना हराम कर रखा है। तो बच्चे अधिकतर इस मोबाइल में फँस के रह गए हैं। तो कहीं न कहीं बच्चे जो है पुराने जो पारंपरिक जो खेल हैं जो चले आ रहे हैं, ये कंची, गोली, इस तरह के खेल जो हैं, ये सारे के सारे अब धीरे-धीरे छूटते जा रहे हैं, बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये एक ऐसी अवस्था है, जो खेलों की अवस्था है, इसमें बालक बहुत सारे खेल खेलता है। छुपन-छुपाई की बात करें अपन, है ना? वो छुपता है, एक जना, वो सारे लोग छुपते हैं, एक जना ढूँढता है, फिर वो ऐसे आइस-बाइस और थप्पीर ऐसे बोलता है। उसके अलावा गलियों के अंदर दौड़ लगाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो मतलब खेलों की अवस्था है ये। इसमें बच्चे, कोई ऐसा खेल नहीं है जिसे छोड़ दे। लगभग सारे खेल इस अवस्था के अंदर बालक खेलता है, जो समूह में रहकर खेले जाते हैं। एक वो समूह वाला गेम होता है ना, ऐसे पोसम पाबई पोसम पा, डाकिए ने क्या किया, है? तो ये सारे जो हैं खेल हैं, गलियों में खेलने वाले खेल हैं और इस अवस्था के अंदर बालक जो है, गली में समूह में रह कर के, टोली में रह कर के, पास-पड़ोस के बच्चों के साथ में खूब खेलता है और खूब भ्रमण करता है। तो इसीलिए इसको खेलों की अवस्था कहा गया है। चलिए आगे देखिए,
टोली या समूह की अवस्था, ये हम बात कर चुके हैं कि बालक इस अवस्था के अंदर टोली में रहता है, टोली बनाकर रहता है, अपने 5-7 दोस्तों के साथ रहेगा, उनके साथ ही कंचियाँ, गोलियाँ खेलेगा, उनके साथ ही फोटो खेलेगा, या जो भी खेल, जो पारंपरिक खेल हैं मोबाइल को हटा करके, उन सारे खेलों को बच्चा जो है टोली में रहकर, समूह में रहकर खेलता है। इसीलिए बाल्यावस्था को टोली या समूह की अवस्था भी कहा गया है। आगे देखिए मूर्त चिंतन की अवस्था। अभी हमने बात करी कि बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, यानी सोचने विचारने की उसकी जो क्षमता है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो जो चीजें विचारों में हैं उनके ऊपर वो चिंतन कर सके, नहीं कर सकता है। लेकिन उसके सामने जो चीजें हैं, रियल में जो चीजें हैं, उन चीजों के ऊपर वो चिंतन कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, बाल्यावस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों कुछ नाम है इस बाल्यावस्था के जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, साथ में विशेषताएं भी हम पढ़ रहे हैं ना, बाल्यावस्था के नाम भी पढ़ रहे हैं और विशेषताएं पढ़ रहे हैं। देखिए प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का मतलब है कि समाज से बालक किस तरह से संबंध स्थापित करता है और उसके अंदर एक द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि बालक छदम परिपक्वता की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहते हैं, यानी कि बालक पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो परिपक्व हो गया है। तो छदम परिपक्वता और प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का मतलब है कि इस अवस्था के अंदर जो बच्चा है वो समाज के साथ में एक प्रतिद्वंद की स्थिति में रहता है। अपने आप को वो बड़ा मानता है, लेकिन परिवार वाले, पड़ोस वाले उसे क्या कहते हैं, अरे अभी तो तू छोटा है, अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा बच्चा है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे के अंदर एक द्वंद की स्थिति पैदा होती है कि एक्चुअल में वो बच्चा है या बड़ा है, क्या है वो। क्योंकि देखिए बाल्यावस्था में जब उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं 12-13 साल की, तो उस समय तक आते आते बालक की हाइट भी बढ़ जाती है, तो वो ऐसा दिखने लगता है कि हाँ बड़ा हो गया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है। इसीलिए बालक के अंदर ये एक द्वंद चलता रहता है कि एक्चुअल में वो बड़ा है या छोटा है। तो ये प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण कहलाएगा, यानी कि समाज के साथ में वो एक तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करता है और एक द्वंद की स्थिति में रहता है कि भाई वो एक्चुअल में वो क्या है, वो एक छोटा बच्चा है या वो एक वयस्क व्यक्ति है, क्या वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता है। इस तरह की भावनाएं बच्चे के अंदर आने लगती है। इसीलिए बाल्यावस्था को जो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी कहा जाता है। आगे देखिए निश्चिंतता का काल। निश्चिंतता, आराम से बैठे हैं अपने, खा लिया पी लिया सो गए, कोई लेना देना नहीं है ना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। घर परिवार में कैसे पापा जी पैसे कमा के ला रहे हैं, मम्मी कितना मेहनत कर रही है, कैसे स्कूल की फीस भरी जा रही है, कैसे खर्चा किया जा रहा है, कैसे कपड़े दिलाए जा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत। बालक एकदम निश्चिंत रहता है, बस भ्रमण की प्रवृत्ति है, घूमना है, फिरना है, खाना है और सो गए। आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चे अधिकतर स्कूल गए, स्कूल से जब वापस आते हैं तो स्कूल से वापस आते ही खाना खाया, और कई की तो ऐसे खाना ही नहीं खाते हैं, बैग रखा और सीधे बाहर, कहाँ, समूह में, टोली में, अपने आस पड़ोस के जो साथी हैं, संगी साथी, उनमें चले जाते हैं। कहने का मतलब है बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं इस अवस्था के अंदर, इसीलिए इसको निश्चिंतता की अवस्था भी कहते हैं। निश्चिंत होता है बालक, उसे कोई चिंता नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए समलिंगी मित्रता का काल। हाँ ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है वो समलिंगी मित्रता करता है, यानी कि लड़का है तो लड़कों से ही वो दोस्ती करेगा, लड़कों के साथ ही टोली में समूह में रहना पसंद करेगा। लड़कियां हैं तो लड़कियां लड़कियों के साथ ही रहना पसंद करेगी, उनके साथ ही आएगी जाएगी, घूमेगी फिरेगी, है ना। सब कार्य लड़कियां अपने समूह में ही रहकर करेगी, लड़के हैं तो वो अपने समूह में रहकर करेंगे। तो इसीलिए इसको समलिंगी मित्रता काल भी कहते हैं। तो इसमें मित्रता क्या होती है, विपरीत लिंग के प्रति नहीं होती है, बल्कि समलिंग के प्रति होती है। लड़के हैं तो लड़कों में ही अपने साथ वालों में जो है टोली बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे और उसमें रह करके जो है अपना समय व्यतीत करेंगे, और लड़कियां जो है वो अपनी साथ की जो लड़कियां हैं उनके साथ ही समूह बनाएगी और उनके साथ ही रहेगी। तो इसीलिए इसको समलिंगी मित्रता काल भी कहा जाता है। आगे देखिए प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। बिल्कुल सही बात है, 5-6 साल का बच्चा हो गया है तो उसे सरकार के नियमानुसार पहली कक्षा के अंदर प्रवेश दे देना चाहिए। तो प्रारंभिक विद्यालय की जो अवस्था है वो भी विद्यार्थियों क्या कहलाती है, आपके बाल्यावस्था कहलाती है। आगे देखिए शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल। शिक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि बच्चे ने जब स्कूल में एडमिशन ले लिया है, बच्चा स्कूल में पढ़ने लग गया है, तो उसकी एजुकेशन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। बालक बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है, उसके पहले शिक्षक उसके माता पिता है। लेकिन उसके बाद में जब बालक विद्यालय जाता है तो बाहरी परिवेश का ज्ञान उसे होता है, वातावरण का उसे ज्ञान होता है, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, सभी प्रकार का नॉलेज उसको होने लगता है और एक बालक का सर्वांगीण विकास होने लगता है। तो शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण काल है जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। आगे देखिए नेता बनने की चाह। बिल्कुल सही बात है, समूह में जब बच्चा रहता है तो वो अपने आप को किसी नेता से कम नहीं समझता है, वो एक नेता बन जाता है, तो नेता बनकर औरों को कंट्रोल करता है। हालांकि ये गुण हर एक में नहीं होता, लीडरशिप जो क्वालिटी है, नेतृत्व की जो क्षमता है, वो हर एक बालक में नहीं होती है। तो 5-7 बालक है मान लो पड़ोस के, तो उनमें से एक बालक जरूर आपको ऐसा मिलेगा जो अपने आप में लीडर होगा, नेता होगा, और वो नेता बन के उनसे काम करवाएगा। आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था के बालक अधिकतर खेल खेलते हैं, और उस खेल में अगर आपने देखा हो बच्चों को खेलते हुए, तो अगर लड़के लड़की अगर कोई खेल खेल रहे हैं आपस में बैठ करके,
तो उनमें से एक टीचर बनेगा और बाकी सारे स्टूडेंट बनेंगे। तो आप देखिए जो टीचर बन रहा है, एक्चुअल में जो टीचर बन रहा है वो कहीं न कहीं अपने आप में नेता है। उस बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इसीलिए वो औरों को कंट्रोल कर पा रहा है, नियंत्रित कर पाता है। तो इसलिए इसमें नेता बनने की चाह होती है। अच्छा, लड़कियाँ अगर कोई खेल खेलती है, आपने देखा होगा लड़कियाँ अधिकतर जो उनके छोटा-सा किट आता है लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, जो बेबी गर्ल है उनके लिए किट आता है, उसमें चकला, बेलन, है ना? और उसके अलावा सिलेंडर, टोप, ये इस तरह के सामान आते हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि इस तरह का खेल जब कई बच्चियाँ एक साथ खेलती है, तो उनमें से जो एक बच्ची जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो क्या बनती है? वो मम्मी बनती है। वो मम्मी बनेगी और फिर वो सारा खाना-वाना पकाएगी और पका करके और फिर जो भी जैसा होगा कच्चा-पका, वो उनको सबको खाने के लिए देगी और वो सब उसके बच्चे बनेंगे। ये सारे खेल मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं इसलिए देख पाया हूँ ये सारे खेल विद्यार्थियों, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर से जो है लगभग 6-7 साल बड़ा हूँ। तो मैं जब बाल्यावस्था में था, या मान लीजिए मैं उत्तर बाल्यावस्था में था, तो वो बाल्यावस्था के प्रारंभिक चरण में थी, 5-6 साल, और मैं लगभग 12-13 साल का था। तो वो अक्सर अपने जो पड़ोस की जो उसकी बच्चियाँ थी, उनके साथ में वो खेलती थी। बच्चे-बच्चियाँ सारे खेलते थे, तो तब मैं ये सब देखा करता था। इसलिए मेरे को ध्यान है कि इस तरह से ये लड़कियाँ जो होती है, वो चूल्हे-चौके वाले सामान होती है और उससे खाना बनाती है, फिर उनको खिलाती है। तो मैं तो भैया था, मैं तो बड़ा था उनके बीच में, लेकिन ये सब मैं क्रियाकलाप देखता था। ये बाल्यावस्था के, मेरी सिस्टर के जो बाल्यावस्था क्रियाकलाप है, वो सारे मैं देखता था। अभी अभी मैं मतलब हँसी रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे कई ऐसी घटनाएँ भी याद आ रही है, बस मैं आपको बताऊँगा नहीं मैं, बता नहीं पाऊँगा। लेकिन मतलब इस तरह की घटनाएँ, अगर आपके घर में कोई बच्चा है बाल्यावस्था का, तो वो इस तरह क्रियाकलाप करता है। अच्छा, अगर गर्ल्स की मैंने बताया आपको, उसके अलावा गर्ल्स में क्या होता है कि डॉक्टर किट आता है, आपको पता है बच्चों का। उसमें स्टेथोस्कोप होता है और बीपी के लिए मीटर होता है, एक और एक छोटा-सा थर्मामीटर भी होता है, नकली होता है, रियल तो कहाँ का है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, और साथ में कुछ ट्रे वगैरह भी होती है और छोटे-मोटे कोई औजार भी होते हैं, है ना? तो अब आप देखेंगे ये जब डॉक्टर वाला किट लेकर के जब बच्चे खेलते हैं, तो आप देखना कि एक्चुअल में डॉक्टर वही बच्चा बनता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता है, जिसमें गुण है नेतृत्व का, कि हाँ, वो डॉक्टर बन गया और बाकी सारे मरीज बनेंगे, और फिर वो उनको जो है एक-एक को चेकअप करेगा और उनको जो है छोटी-छोटी, मीठी-मीठी गोलियाँ देगा। सौंफ वाली गोलियाँ जो होली दीपावली पे अपन घर में लेके आते हैं। हाँ, तो ये भी मेरे को इसीलिए मालूम है, क्योंकि मेरी सिस्टर ये गेम खेला करती थी। कभी वो टीचर बनती थी, कभी वो मम्मी बनती थी और कभी वो जो है डॉक्टर बनती थी और बाकी सारे मरीज बनते थे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो बाल्यावस्था का जो समय है, इसमें बालक नेता बनने की चाह रखता है। बालक सोचता है कि मैं नेता बनूँ, नेतृत्व क्षमता उसके अंदर आने लगती है और वो अपनी इस क्षमता को कहीं न कहीं प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। चाहे वो डॉक्टर किट लेकर के डॉक्टर बने, चाहे वो एक अध्यापक-अध्यापिका बने, या फिर एक सामाजिक गृहिणी का रोल वो जो है, वो अपने प्ले करे घर पर। ठीक है? तो ये नेता बनने की चाह, ये इसकी विशेषता हमने जानी। आगे देखिए अर्थभेद कर पाना। अर्थभेद का मतलब है बच्चों, विद्यार्थियों, अर्थभेद का मतलब है पैसों के बारे में जानकारी, यानी कि अर्थभेद कर पाना, कि बालक अर्थभेद करने लगता है कि कम क्या है, ज़्यादा क्या है, कितना रुपया लग रहा है, कितना ये कि सामान कितने का है, ये महँगा है, ये सस्ता है। इस तरह से बालक जो है विचार करने लगता है। इसलिए इसको अर्थभेद कर पाने की अवस्था भी हम कह सकते हैं। आगे देखिए संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति का मतलब है विद्यार्थियों कि बालक इस अवस्था में चीज़ों को इकट्ठी करना शुरू करता है, सहेजना शुरू कर देता है। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मैं खुद का ही बताऊँगा और तो किसका बताऊँ। आपको पता है बहुत समय पहले, शायद अब भी हो सकता है, दैनिक भास्कर जो अखबार है, उसके अंदर एक किताब आती है जिसका कुछ चार्ज होता है ₹5-7 और शायद महीने में 2 बार या 4 बार आती है वो। तो उस किताब का कॉस्ट ₹5-7 होता है और वो अखबार के साथ ही आती है। बाल रंग नाम से आती है। आप नाम सुना होगा, हो सकता है अभी भी वो बुक चल रही हो। अगर अभी चल रही है तो आप कमेंट करके बताना मेरे को। दैनिक भास्कर के साथ में आती है बाल रंग नाम की पुस्तक आती है, छोटी-सी मैगज़ीन होती है, पतली-सी, कोई 15-16 पन्नों की होती है। उसमें बहुत सारी कॉमिक्स, कहानियाँ, बच्चों के रेखाचित्र और वो आपके पहेली भरना, काफ़ी चीज़ें होती है उसके अंदर। जोक्स भी होते हैं, बच्चों से लेकर कहानियाँ, बहुत सारी रंग-बिरंगे चित्र होते हैं उसके अंदर। डॉट-डॉट करके चित्र पूरा करो, 2 अंतर खोजो 2 चित्रों के अंदर, ठीक है? तो ये मैगज़ीन जब आया करती थी बाल रंग, तो जिस दिन ये आती थी, शनिवार को आती थी। फिक्स टाइम था इसका शनिवार को, हर हफ्ते शनिवार को आती थी। तो मैं छत पे बैठ जाया करता था उस दिन जल्दी उठ करके 5:30 बजे, क्योंकि हमारा अखबार वाला लगभग 5:30 से 6 के बीच में, पौने 6 के बीच में आता था। तो देखिए संग्रह करने की प्रवृत्ति देखिए, मुझे पता नहीं था एक्चुअल में कि मैं ये चीज़ें इकट्ठी क्यों कर रहा हूँ। बाद में साइकोलॉजी पढ़ा जब मालूम चला कि ये एक्चुअली बाल्यावस्था की विशेषता है कि हम चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है कि हम चीज़ों को इकट्ठा करें। तो मैं छत पे बैठ जाया करता था 5:30 बजे और पौने 6 बजे तक इंतज़ार करता था और मैं ये सोचता था कि वो किताब सबसे पहले मुझे ही मिलनी चाहिए, और कई सालों तक मैंने वो किताबें इकट्ठी की थी। मेरे पास 40-50 किताबें वर्तमान में भी वो मौजूद है, जो बाल्यावस्था में मैंने इकट्ठी की थी। तो बाद में मालूम चला कि एक्चुअली मेरी बाल्यावस्था थी और बाल्यावस्था में संग्रह की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए मैंने वो किताबें जो है इकट्ठी करी थी।
और मैं सोचा करता था कि ये किताब सिर्फ मैं ही इसे छूँगा, अगर और कोई अखबार लेगा तो वो हो सकता है इस किताब को मोड़ दे। तो बिल्कुल एकदम तय जमा करके उन किताबों को रखा हुआ है मैंने। अभी मैंने उन्हें सहेज कर रख रखा है, कभी आपको टाइम मिलेगा या कोई कोई वैसा वीडियो बनाएँगे तो उसमें आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। इतनी सारी किताबें हैं वो, एकदम सपाट बिल्कुल, बिल्कुल भी कहीं से मुड़ी-तुड़ी नहीं है। तो ये सब संग्रह करने की प्रवृत्ति काल है। उसके अलावा आप देखते हैं बहुत से बच्चे कंचे, काँच वाली गोलियाँ इकट्ठी करते हैं डब्बों के अंदर, आपने भी की होगी। उसके अलावा फ़ोटो जो आती है, जो खेलने वाली एक्टर एक्ट्रेस की फ़िल्मों की, वो भी इकट्ठी करते हैं। तो ये संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। उसके अलावा पतंगे वगैरह लूटते हैं तो उनको भी इकट्ठी करते हैं। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है कि हर चीज़ को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। ठीक है? आगे देखिए, आगे कुछ और थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक-एक चीज़ क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं। आगे देखिए, जीवन की निर्माणकारी अवस्था, बिल्कुल सही बात है, जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण काल है विद्यार्थियों ये, शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बालक बहुत कुछ सीखता है। एक तरह से आप मान लीजिए एजुकेशन लाइफ़ का जो है, बालक की शैक्षिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है बाल्यावस्था। तो इसीलिए इसको जीवन का निर्माणकारी काल कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो कुछ सीखता है, उसका प्रभाव अगली अवस्था के ऊपर ज़रूर पड़ता है और किशोरावस्था में उसे इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। इसीलिए इसको जीवन का निर्माणकारी काल कहते हैं। आगे देखिए, नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुण मैंने आपको बताया कि नैतिक रूप से चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, छोटों से प्यार करना, परहित के कार्य करना, दूसरों के लिए भी दूसरों के कल्याण के लिए सोचना, ये सारे एक व्यक्ति के नैतिक गुण होते हैं। तो नैतिक गुणों का भी क्या होता है, इस अवस्था के अंदर विकास होने लगता है। एक बालक अपने घर परिवार के अंदर दादा-दादी है, उनकी सेवा करने लगता है। उसके अलावा पास-पड़ोस में जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके प्रति भी उसके अंदर एक श्रद्धा जागृत हो जाती है। और आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चे अधिकतर बड़े बुजुर्ग कहीं भी मिलते हैं तो उनके पैर छूने लगते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि एक बालक के अंदर इस अवस्था में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। आगे देखिए, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। सही बात है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, स्टार्टिंग हो जाती है विद्यालय की, स्कूल है जिसको हम कह सकते हैं। 5-6 साल के बालक को जो है स्कूल में प्रवेश देना शुरू कर दिया जाता है, इसलिए इसको प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी हम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये बाल्यावस्था से संबंधित कुछ उपनाम थे, साथ ही हमने जो विशेषताएँ हैं वो भी हमने साथ में पढ़ ली है। और अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था से संबंधित परिभाषाओं की, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आई है, केवल उन्हीं परिभाषाओं को शामिल किया गया है। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन 5-7 परिभाषाएँ अपने को याद होनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत 1 या 2 परिभाषा के प्रश्न कन्फर्म आते हैं। अब वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, लेकिन परिभाषा आएगी तो वो जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वही आती है, ऐसे इधर-उधर से कोई परिभाषाएँ नहीं आती है। तो इम्पोर्टेंट 5-7 ही है, ये अपने को याद होनी चाहिए। देखिए, 2-4 बार बोल लेंगे याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सिगमंड फ्रायड, ऑस्ट्रिया वाले मनोविश्लेषणवाद के जनक, ये कहते हैं कि जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। अभी-अभी पढ़ा अपन ने कि बाल्यावस्था को जो है क्या माना गया है, जीवन की निर्माणकारी अवस्था माना गया है। तो ये कहने वाले कौन है? ये सिगमंड फ्रायड है, मनोविश्लेषणवादी विद्वान है। इन्होंने जीवन की निर्माणकारी अवस्था जो है, किसे कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। आगे देखिए, कॉल और ब्रूस की अपन पहले बात कर चुके हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था को क्या कहा है? जीवन का अनोखा काल कहा है। आगे देखिए, रॉस क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल, इसकी बात अपन कर चुके हैं। तो रॉस है जो कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। और फिर है किलपैट्रिक किसे कहते हैं? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, डिस्कस कर चुके हैं। शब्दों को डिस्कस कर चुके हैं, बार-बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सब शब्द हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये परिभाषाएँ हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए, परिभाषाओं को विद्यार्थियों याद करने की ट्रिक एक ही है कि परिभाषा देने वाले व्यक्ति ने परिभाषा में एक कीवर्ड दे रखा है, उस कीवर्ड को पकड़ना है आपको। जैसे बाल्यावस्था की जैसी बात होती है तो फ्रायड आए और फ्रायड ने परिभाषा लिखी है निर्माणकारी काल। क्या कहा है? निर्माणकारी काल। तो निर्माणकारी काल आते ही आपके मस्तिष्क में फ्रायड आ जाना चाहिए कि भाई निर्माणकारी अवस्था, बाल्यावस्था किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपको पकड़ने पड़ेंगे। कॉल और ब्रूस ने क्या कहा है? अनोखा काल कहा है, ये रहा अनोखा काल। ठीक है, तो ये कीवर्ड है कॉल और ब्रूस का। रॉस की बात करें, रॉस क्या कह रहे हैं? मिथ्या परिपक्वता। तो मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? रॉस ने कहा है। और किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। तो इस तरह से कीवर्ड है, इन कीवर्ड को पकड़ के और आपको परिभाषा को याद करना है। 5-7 बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, स्ट्रैग नामक जो विद्वान है, स्ट्रैंग नामक जो विद्वान है, वो कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल है इस 10 वर्ष के बालक ने न खेला हो। अभी हमने पढ़ा कि बाल्यावस्था जो है वो खेलों की अवस्था है, बालक टोली में रहता है, समूह में रहता है और घर से बाहर बहुत से खेलों को वो खेलता है समूह में रह करके। तो स्ट्रैंग भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे 10 वर्ष के बालक ने न खेला हो, यानी कि सारे खेल बालक खेलता है, इसीलिए तो इसको खेलों की अवस्था का है। आगे देखिए, हमारे प्रसिद्ध विद्वान क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें लगभग सभी मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि 6 वर्ष के बच्चे में सभी उसकी मानसिक योग्यताएं, उनका पूरा विकास हो जाता है, पूर्ण रूप से मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है 6 वर्ष के बालक में। हालांकि ये परिभाषा सही तो नहीं है, 6 वर्ष के बच्चे में कहाँ मानसिक योग्यता का विकास होता है, उसके बाद तो उसकी बहुत सी मानसिक योग्यताओं में बदलाव आता है।
ये कह रहे हैं पूर्ण विकास हो जाता है, तो सही तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इन्होंने दी है परिभाषा, तो अपने को याद रखनी पड़ेगी कि भाई एक ऐसी अनोखी परिभाषा जो व्यक्ति कह रहे हैं कि 6 वर्ष के बालक में सभी मानसिक योग्यताएं पूरी हो जाती है, ये कौन कह रहे हैं? ये क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। चलिए मान लेते हैं भाई। हाँ, अब देखिए हम बाल्यावस्था के विकास की बात करते हैं। हमने बाल्यावस्था का अर्थ जान लिया, बाल्यावस्था की आयु सीमा जान ली, बाल्यावस्था के विभिन्न नाम उपनाम जान लिए, उसकी विशेषताओं को जान लिया, बाल्यावस्था की परिभाषाओं को हमने पढ़ लिया, और अब हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था में बालक के शरीर में क्या क्या विकास होता है। विद्यार्थियों, बाल्यावस्था से संबंधित या बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जो सिद्धांत थे, वो सारे मैं पीछे वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, वो आप देख लें, क्योंकि बाल विकास में अधिकतर जो प्रश्न है वो सिद्धांतों में से आते हैं। उसके अलावा जो बाल्यावस्था की जो उपनाम है, इनमें से प्रश्न आते हैं अधिकतर, या फिर कोई परिभाषा का प्रश्न आता है, ठीक है, तो वो अपन कवर कर चुके हैं। अब अपन ये विकास की बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, इसकी अपन बात करेंगे। हालांकि इनमें से प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न इसमें से बन सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अवस्था के जो विशेषताएं हैं, अवस्था के जो उपनाम है, उनमें से प्रश्न बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपन बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बालक के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं बाल्यावस्था में। बालकों की अपेक्षा बालिका वृद्धि तीव्र गति से होती है, ये बिल्कुल सही नोटिस करने वाला पॉइंट है। आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था के जो बालक हैं, उनका विकास शरीर का इतना नहीं होता है, बल्कि बालिकाओं का विकास होता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बालिका की उम्र बालक से कम है, 1-2 साल कम है, बालक की ज्यादा है, लेकिन दिखने में शारीरिक रूप से बालिका के शरीर में ज्यादा परिवर्तन दिखते हैं, वो ज्यादा लंबी दिखाई देती है, और उसकी हेल्थ भी ज्यादा दिखाई देती है हमें, उसका शरीर भी ज्यादा जो है भारी दिखाई देता है बालक की अपेक्षा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक की बजाय बालिका में जो है शारीरिक विकास जो होता है विद्यार्थियों, वो तीव्र गति से होता है। हालांकि आगे किशोर अवस्था में जाकर के बालक में भी फिर ज्यादा विकास होता है, और वो बालिका से आगे निकल जाता है शारीरिक विकास के मामले में, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर बालिका बालक के मुकाबले में शारीरिक रूप से ज्यादा विकास करती है, ठीक है। बालक के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम हो जाता है, ठीक है, मस्तिष्क का वजन जो है वो 1250 ग्राम होता है। बालक की मांसपेशियों की बात करें तो कुल वजन का 27 से 30% तक हो जाता है, ठीक है। मांसपेशियां जो होती है उसका वजन बढ़ जाता है बालक की, और 27 से 30% तक जो है मांसपेशियों का वजन पूरे शरीर के वजन से पूरे शरीर के वजन का 30% तक मांसपेशियों का वजन होता है। हड्डियों की बात करें तो हड्डियां 350 हो जाती है। जैसा कि हमें पता है कि शैशवावस्था में हमने पढ़ा था कि बालक में जो हड्डियां हैं 270 होती है, लेकिन बाल्यावस्था में वो 350 हो जाती है, और फिर अस्थिकरण शुरू होता है, यानी हड्डियां जुड़नी शुरू होती है, छोटी छोटी हड्डियां जुड़ करके बड़ी हड्डी बनती है, और फिर लास्ट में किशोरावस्था के अंदर या वयस्कावस्था के अंदर 18 से 19 साल के अंदर 206 हड्डियां रह जाती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350 तक हो जाती है। दूध के दांत गिर जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो मिल्क टीथ है, दूध के दांत है बच्चे के, जो जन्म के समय आए थे, वो गिरने शुरू हो जाते हैं बाल्यावस्था के अंदर, और स्थायी दांत आने इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की। अब देखिए, अब अपन देखेंगे बाल्यावस्था के में बालक में मानसिक विकास, मानसिक रूप से बालक का विकास कैसे होता है। देखिए, इस अवस्था में बालक में मूर्त बुद्धि का विकास होता है। मूर्त बुद्धि हम पहले बात कर चुके हैं कि रियलिस्टिक रूप से जो हमें रियल तौर पर हमें सामने जो चीज दिखाई देती है वो मूर्त चीज होती है। तो मूर्त बुद्धि का मतलब भी क्या है कि जो बालक के सामने जो मोटी मोटी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में जान पाना, यानी कि बालक के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे व्यवहार किस तरह का वो करेगा। बालक को आप कोई चीज लाने के लिए कह रहे हो दुकान से, मार्केट से, तो वो उसको ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूर्त बुद्धि, मूर्त का मतलब है रियल में जो हमें सामने दिखाई दे रहा है उसको तो बालक अच्छे से समझ पा रहा है, लेकिन जो अमूर्त है उन चीजों को नहीं समझ पा रहा है, यानी कि सोचने विचारने की जो उसकी क्षमता है वो अभी लिमिटेड है। एक लिमिट तक ही वो सोच समझ पा रहा है, इतना नहीं सोच समझ पा रहा है कि वो समस्याओं को भी सुलझा दे, है ना। बड़ी समस्याओं को वो नहीं सुलझा सकता है, इसीलिए इस अवस्था में कहते हैं कि बालक में मूर्त बुद्धि का विकास होता है। आगे देखिए, बालक सोचने समझने लगता है, बिल्कुल सही बात है, सोचने समझने लगता है, धीरे धीरे समस्याओं को जानने लगता है और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। हालांकि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से वो नहीं कर पाता है, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को वो सुलझाने लगता है, समस्याओं को सुलझाने लगता है, बिल्कुल सही बात है। बालक की चिंतन शक्ति का विकास होने लगता है। पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, विकास होना शुरू हुआ है इस अवस्था के अंदर। चिंतन शक्ति का मतलब है कि सही गलत की परख कर पाना, क्या सही है क्या गलत है उसको जान पाना, उसको हम बोलेंगे चिंतन शक्ति। तो बालक इसमें क्या करता है? चिंतन शक्ति का उसके अंदर विकास होने लगता है। चलिए आगे देखिए, आगे विद्यार्थियों, बाल्यावस्था में अब सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं अपन कि समाज से बालक किस तरह से जुड़ता है। तो देखिए, इस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व किस तरह का होता है? बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी का मतलब है कि हर किसी से बात करता है बालक, वाचाल प्रवृत्ति का होता है। कोई भी बुजुर्ग मिलता है तो उसको नमस्कार करता है। बहुत बार ऐसी चीजें मुंह से निकाल देता है जो चीजें उसे नहीं बोलनी चाहिए। साथ ही आपने देखा होगा बच्चा गाली गलौज भी करना इस अवस्था के अंदर सीख जाता है। कहाँ सीखता है? समूह में रहकर सीखता है। समूह में रहकर, परिवार पड़ोस में रहकर जिस तरह की बातचीत उसके साथ घर के सदस्य करते हैं,
घर घर के सदस्य जिस तरह से आपस में बातचीत करते हैं और परिवार पड़ोस के लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं, तो उन्हीं बातों को बालक सीखना शुरू कर देता है और उसी का प्रदर्शन जो है वो बाहर रहकर करता है। ठीक है? तो बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि बालक जो है, उसका व्यक्तित्व जो है वो एक अलग तरह का दिखाई देता है। गाली-गलौच भी बालक जो है करने लगता है, इधर-उधर से सीख लेता है। तो कैसा व्यक्तित्व हो जाता है? बहिर्मुखी हो जाता है, यानी हर किसी से वो बोलने लगता है, चुप रहता ही नहीं है। चलो, समलिंगी समूह में रहना पसंद करता है, बिल्कुल सही बात है। बालक है तो बालकों में रहना पसंद करता है, बालिका है तो बालिकाओं में रहना पसंद करती है। तो समलिंगी मित्रता काल भी जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक झूठ बोलना, देखिए कई बुराइयां भी पैदा होती है। बालक के अंदर जब ज्यादा बोलता है, बालक वाचाल प्रवृत्ति का हो जाता है, अपने आप को नेता समझने लगता है, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है, अपने आप को जो है परिपक्व मानने लगता है, तो वो झूठ भी बोलना शुरू कर देता है। साथ में चोरी करना, ऐसे अवगुण जो है वो भी बालक सीखने लगता है। समाज में रह करके आस पड़ोस माहौल कैसा है उसको देख करके बालक के अंदर ये बुराइयां भी क्या होती है, आने लगती है। खेल भावना का विकास होने लगता है, बिल्कुल सही बात है। खेल भावना का विकास होता है, बाहर रह करके खेलता है, समूह में रहकर खेलता है, गली मोहल्ले के अंदर बहुत से खेल खेलते हुए दिख जाएगा वो आपको। साथ ही विद्यालय के अंदर भी जो है वो एक समूह में रहेगा, विद्यालय में भी अपने दोस्तों का एक दायरा बनाएगा, 5-7 दोस्त होंगे, उनके साथ रहना वो पसंद करेगा। तो खेल भावना क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। पूर्ण रूप से सामाजिक नहीं हो पाता और प्रतिद्वंद की स्थिति में रहता है। मैंने आपको बताया कि एक द्वंद चलता रहता है उसके मस्तिष्क के अंदर, वो ना तो पूर्ण रूप से सामाजिक हो पाता है और ना ही वो असामाजिक होता है। तो द्वंद की स्थिति होती है, समाज के साथ में वो संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को परिपक्व मान रहा है, लेकिन समाज उसे क्या मान रहा है, अभी बच्चा मान रहा है। चलिए आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था में बालक के विकास के अंतर्गत संवेगात्मक विकास की हम बात कर रहे हैं। हाँ, संवेग क्या होते हैं? संवेग एक उत्तेजित अवस्था है, मनुष्य के विचारों की एक उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित दशा है, जिसे वो अपने शारीरिक हाव भावों से प्रकट करता है, वही क्या है, संवेग है। तो इस अवस्था में विद्यार्थियों संवेग जो होते हैं वो अधिक स्पष्ट और प्रभावी होते हैं, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। बच्चा जो है वो बालक जो है इस अवस्था के अंदर क्रोध प्रकट करने लगता है, कई बार वो बर्तनों को फेंक देता है? तो इस तरह के संवेग जो होते हैं उसके अंदर वो बड़े स्पष्ट होते हैं। अब ये मेरे को कैसे पता है? ये मुझे इसलिए पता है कि मेरी जो बच्ची है वो लगभग 7-8 साल की है, बाल्यावस्था में चल रही है, तो कई बार उसको गुस्सा आता है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो उस चीज़ को फेंक देती है। उसे खाना मान लीजिए नहीं दिया या लेट हो गया है, तो बर्तन पास में पड़ा है तो उसको फेंक देगी, या उसे खाना पसंद नहीं आया है तो उसको फेंक देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसको क्रोध आ रहा है, क्रोध नामक संवेग हावी हो गया है और वो उस संवेग को बिल्कुल प्रकट कर रही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही है इस तरह से, हैं? उसके अलावा इस अवस्था के अंदर बालक के संवेग जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। अगर बच्चे को कोई हँसने की बात आप बताएँगे तो वो हँसता ही चला जाएगा और उसी में खो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका संवेग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। ठीक है? हर्ष के संवेगों की बात करें, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता अनुभव करता है बालक। क्रोध अनुभव करेगा तो बहुत ज़्यादा क्रोधित होगा और अगर भय का अनुभव करेगा तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। वो तो स्पष्ट रूप से हम उसके संवेगों को जो है पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है? तो ये अवस्था है जिसमें संवेग अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। बालक संवेगों को समय परिस्थिति के अनुसार छिपाने लगता है, बिल्कुल सही बात है। घर की आर्थिक स्थिति यदि खराब है तो उस स्थिति को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेगा, छुपाएगा उस चीज़ को। यानी कि संवेगों को छुपाने की क्षमता भी उस बच्चे के अंदर आने लगती है। घर की स्थिति कैसी भी है, उस स्थिति के बारे में दूसरों को पता नहीं चल जाए, उसके दोस्तों को पता नहीं चल जाए, तो यानी कि उसमें संवेगों को छिपाने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। चलिए, आगे देखिए बालक में भय है, क्रोध है, हर्ष है, ये सारे संवेग स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं। आगे देखिए बालक में समूह के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि संवेग ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया कि एक बच्चा समूह में रहता है, समूह में रहना पसंद करता है और समूह में ही विचरण करता है, समूह के साथ खेलता है, अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करता है। लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं उसके अंदर अपने समूह के प्रति भी घृणा के भाव आने लगते हैं, ईर्ष्या के भाव आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उस समूह का कोई और नेता है, तो वो नेता क्यों नहीं बन सकता है? ऐसा भाव उसके अंदर आता है और वो ईर्ष्या करने लगता है समूह में। समूह के नेता के साथ ईर्ष्या करता है, समूह के अन्य सदस्यों के साथ में वो ईर्ष्या करता है। यानी कि इस तरह के जो संवेग है घृणा और ईर्ष्या के, इन संवेगों को बालक क्योंकि नए-नए डेवलप हुए हैं, भई पहले उसमें इस तरह के संवेग नहीं थे, समूह में वो नहीं था तो उसमें संवेग भी नहीं थे, घृणा और ईर्ष्या के। लेकिन धीरे-धीरे उसके अंदर घृणा, नफ़रत के, है ना? नफ़रत के संवेग और ईर्ष्या के संवेग जो हैं वो प्रभावी होने लगते हैं। वो चाहता नहीं है, लेकिन अनायास ही प्रभावी होने लगते हैं। ठीक है? तो ये भी विशेषता उसकी आने लगती है संवेगात्मक रूप से। विद्यालय में शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार न होने पर भ्रांतियाँ उत्पन्न नहीं होती है। विद्यालय में टीचर के साथ में अगर अच्छा व्यवहार नहीं होता है, मान लीजिए टीचर डाँट देता है, अधिकतर देखते हैं बाल्यावस्था के बालक को, अगर टीचर डाँट देता है, तो बालक टीचर के प्रति कोई इस तरह की भावना नहीं रखता है बाल्यावस्था के अंदर। अब मुझे पता नहीं है, हो सकता है अब के बालक रखते हों, लेकिन हम तो भई पढ़ते थे तो टीचर मारते भी थे, हमें तो पीटते भी थे, लेकिन कभी किसी प्रकार की एक टीचर के प्रति किसी प्रकार की बुरी भावना हमने कभी नहीं रखी। रखनी भी नहीं चाहिए टीचर के प्रति। ठीक है? तो शिक्षक के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, मान लीजिए टीचर ने डाँट दिया, तो बालक इतना उसको फ़ील नहीं करेगा, ऐसे उसको नहीं लगेगा कि हाँ, मेरे को टीचर ने डाँट दिया, ऐसे कैसे डाँट दिया मेरे को, ये भावनाएँ उसके अंदर नहीं आती बालक के अंदर। हालाँकि ये भावनाएँ तो घरवालों के सपोर्ट की वजह से आती है इस तरह की भावनाएँ, लेकिन ये इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं, जो टीचर के प्रति, वो बच्चे के अंदर उत्पन्न नहीं होती है ना? वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसने कोई न कोई गलती की है, इसलिए टीचर ने उसको डाँटा है। ठीक है विद्यार्थियों?
तो ये बाल्यावस्था से संबंधित आज का हमारा टॉपिक था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन लगभग मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। प्रश्न कोई बनेगा तो इसमें से बन जाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था में से लगभग प्रश्न उसकी जो विशेषताएं हैं और उसके जो उपनाम है उनमें से बनता है, या फिर कोई परिभाषा में से बन जाता है, या फिर कोई संवेगात्मक या मानसिक विकास के अंतर्गत भी एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे समझ पाए होंगे। वीडियो थोड़े से रुक करके आ रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है। कोशिश करूंगा कि वीडियो लगातार मैं अपलोड करूँ। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे क्या लगता है भाई, सब्सक्राइब कर लो। नीचे देखो फोटो आ रही है, मेरी फोटो आ रही है ना, स्टडी बाय अरुण लिखा हुआ है, उसके जस्ट आगे सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप क्लिक कर दें। हाँ ऐसे, और अब देखिए बेल आइकन आ गया है, उसे भी क्लिक कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें। हाँ, अब जब भी नए वीडियो आएंगे तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी और वीडियो देख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।